नमस्कार साथियों। कल हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश में राव जोधा के विषय में पढ़ा था और आज हम राव जोधा से आगे राव जोधा के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। राव जोधा के कौन कौन उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं और राव जोधा के कितने पुत्र थे, उनके बारे में भी हम विस्तृत डिटेल से देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज? जोधा के पुत्र और उत्तराधिकारी। उससे पहले साथियों, एक हमने ये देखा था कि सामंती व्यवस्था के बारे में, कि सामंती व्यवस्था के बारे में क्या चीज़ है, कौन सामंती व्यवस्था का जनक है मारवाड़ के राठौड़ वंश में। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश में सामंती व्यवस्था का जनक के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो हम चुंडा का नाम लेते हैं, और मारवाड़ के राठौड़ वंश में सामंती व्यवस्था का वास्तविक जनक के बारे में पूछा जाए तो वास्तविक जनक ये जोधा थे। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हम टॉपिक डालते हैं। पहले तो मारवाड़ में सामंती व्यवस्था, मारवाड़ में सामंती व्यवस्था। मारवाड़ की सामंती व्यवस्था के बारे में देखें तो मारवाड़ की सामंती व्यवस्था में सामंती व्यवस्था का जनक सीधा नाम पूछा जाए आपको तो चुंडा का नाम लेना है। तो देखें, जो सामंती व्यवस्था का जनक, सामंती व्यवस्था का जनक किन्हें माना जाता है? राव चुंडा। और दूसरा प्रश्न आता है, सामंती व्यवस्था का वास्तविक जनक। मारवाड़ के राठौड़ों के संदर्भ में सामंती व्यवस्था का वास्तविक जनक तो किन का नाम आता है? और राव जोधा का नाम आता है। शासक के अधीन कुछ ऐसे सामंत हुआ करते थे जिनको कुछ शासक द्वारा भूमि प्रदान की जाती थी, और ये जो किसी भी कहीं पर भी जो भी शासक है उस शासक के प्रशासन के अंदर हेल्प करते थे। हालांकि हमने इतिहास में देखा है कि कोई भी शासक है, यदि वो शासक कमजोर हुआ तो इन सामंतों ने क्या किया? शासक को घोषित कर दिया स्वयं को, और उन शासक को पराजित कर दिया। इन्हें स्वयं को क्या किया? शासक घोषित कर दिया और उस शासक को पराजित करके अपने अधीन सामंत बना लिया। ऐसा भी हमने देखा है। तो हर वंश के अंदर हम देखते हैं शासक हुए, शासकों के अधीन सामंत हुए। तो सामंती व्यवस्था के बारे में पूछा जाए जनक का तो राव चुंडा का नाम आता है, और सामंती व्यवस्था का वास्तविक जनक कौन है? राव जोधा। अब आगे हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राव जोधा के पुत्र। तो राव जोधा के पुत्र देख लेते हैं हम। राव जोधा के पुत्र, तो राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के पुत्रों में किन किन का नाम आता है उसके बारे में देखते हैं। तो राव जोधा के पुत्रों में हम देखते हैं एक नाम आता है शातल का। किन का नाम आता है? शातल। कौन बने? शातल। शातल नाम के एक शासक हुए जो राव जोधा के बाद में ही शासक बने हैं, और इस शातल के बाद में बने थे सुज। कौन बने? सुज। एक हम देखते हैं नाम आता है निम्बा। क्या नाम है साथियों? निम्बा। और एक देखते हैं हम दूधा का नाम आता है। किन का नाम आता है? दूधा।
एक दूधा नाम के जो इनके पुत्र थे, और इसके साथ में एक देखते हैं बरसिंह। क्या नाम था? बरसिंह। और एक हम देखते हैं शासक के रूप में इनके राव बिकर। क्या नाम साथियों? राव बिकर। तो अब इनके पुत्रों की क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद में राव जोधा के पुत्र सातल शासक हुए, उस सातल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि सातल, थोड़ा थोड़ा इनके पुत्रों का परिचय ले लेते हैं, क्योंकि इधर राव बिकर है, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना करेंगे। तो उसके बारे में देखें तो पहले हम देखते हैं सातल, दूधा, सुजा, इन सब का परिचय लेते हैं। तो इनका परिचय, परिचय के रूप में देखें दोस्तों, तो हम देखें जो राव जोधा है, राव जोधा, राव जोधा के पुत्रों का परिचय, पुत्रों का परिचय। पहला नाम किनका आता है? पहला नाम हम लेते हैं सातल का। किनका नाम लेते हैं? सातल का। सातल ने क्या किया? तो देखें सातल क्या किया, क्या करता है, यह राव जोधा के बाद में शासक बनता है। राव जोधा के बाद में क्या करता है? शासक बनता है। बाद मारवाड़ के शासक बने। राव जोधा के बाद मारवाड़ के शासक बने। तो हमने देखा सातल के बारे में, हम सातल के बारे में विस्तृत डिटेल आगे देखेंगे साथियों। अभी हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि राव जोधा के पुत्रों का परिचय किस प्रकार का है। तो पहला हमने पुत्र के रूप में सातल को लिया है, और सातल है, ये राव जोधा के पुत्र थे। और इस राव जोधा ने इस सातल को अपने बाद में जो मारवाड़ का शासक घोषित किया था, मारवाड़ का शासक बनाया। तो सातल राव जोधा के बाद में क्या हुए? अगले शासक हुए थे। उसके बाद में हम देखते हैं सातल के बाद में सुजा। क्या नाम आता है साथियों? सुजा। तो देखें सुजा है, ये क्या करता है, जो सुजा ये सातल के बाद में शासक बनता है। तो सुजा राव सातल के बाद मारवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के शासक बने। अब देखें सुजा के बाद में हमने क्या लिया है? सुजा के बाद में दूधा ले लेते हैं। कौन सा है? दूधा। या देखें इधर जो सुजा के बाद में निंबा लिया है, तो निंबा ही लिखते हैं हम यहां, निंबा। कोई डालते हैं निंबा। निंबा, ये निंबा कौन थे उसके बारे में देखें साथियों। निंबा कौन थे? तो निंबा को सोजत की जागीर मिली थी। राव जोधा ने क्या किया? इनको सोजत की जागीर दी थी। तो निंबा है, इनको सोजत की जागीर दी गई। इन्हें सोजत की जागीर दी गई। अब देखें सातल, सुजा, निंबा। निंबा के बाद में कौन बने? अब देखते हैं दूधा। कौन है? दूधा। थोड़ा थोड़ा परिचय हम इनके सभी पुत्रों के बारे में देखेंगे। तो निंबा के बाद में कौन बना? दूधा।
इनको कौन सी जागीर मिलेगी? मेड़ता की जागीर मिलेगी। इन्हें मेड़ता की जागीर मिली। कहाँ की जागीर मिली? मेड़ता की जागीर दी गई। मेड़ता की जागीर दी गई। इसके बाद में हम देखें, जो हम सातल हैं, सातल के बारे में देख चुके हैं। सुजा, निम्बा, दूधा। बरसिंह के बारे में देखते हैं। बरसिंह ने क्या किया? बरसिंह की क्या उपलब्धि रही? तो पांचवा शासक देते हैं बरसिंह। क्या नाम है? बरसिंह। बरसिंह की क्या उपलब्धि है? बरसिंह को दोस्तों आप देखें, इसी को अजमेर का एक सूबेदार है मल्लू खां, वो कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद हम देखते हैं, जिस समय यह सातल शासक होगा उस समय कोषाणा का युद्ध होगा, और कोषाणा के युद्ध के अंदर विजय होती है। उस समय सातल बरसिंह को भी क्या करता है? छुड़ा लाता है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखें, सातल है, इनको इन्हें अजमेर का सूबेदार, अजमेर का सूबेदार मल्लू खां, कौन है दोस्तों? मल्लू खां कैद कर लेता है। जिसे सातल ने छुड़वाया। किसने छुड़वाया? सातल ने छुड़वाया। तो हमने सातल, सुजा, निम्बा, दूधा, बरसिंह के बारे में देखा है। अब इनके छठे पुत्र के रूप में हम किनका नाम लेते हैं? छठे पुत्र के रूप में कौन रहेंगे? बीका। कौन रहेंगे? बीका के बारे में देखते हैं। तो बीका इनके पुत्र हैं। ये क्या करते हैं? तो राव बीका, राव बीका। अब बीका के बारे में देखें, हम आगे भी पढ़ेंगे। जिस समय बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ेंगे उस समय बीका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राव बीका ने क्या किया? इनके सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इन्होंने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किनकी? बीकानेर के राठौड़ वंश की। तो इन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। अब इस राठौड़ वंश, बीकानेर के राठौड़ वंश है, उनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। अब देखें हमने किन किन के बारे में अध्ययन किया है। तो अभी हमने पहले थोड़ा मारवाड़ी के सामंती व्यवस्था के बारे में देखा है। राव जोधा के पुत्रों के बारे में देखा है। बरसिंह और राव बीका का भी अध्ययन कर लिया है। सातल, सुजा, निम्बा, दूधा, बरसिंह, बीका, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। क्या अध्ययन किया है? कि हमने देखा सातल है, ये राव जोधा के बाद मारवाड़ के शासक बने। और इस सातल के बाद में कौन बनेंगे? सुजा। सुजा के बाद में हमने देखा निम्बा को। निम्बा को सोजत की जागीर दी गई और दूधा को मेड़ता की जागीर दी गई। दो को क्या दी गई है? जागीर दी गई है। उसके बाद में हम देखेंगे बरसिंह। अब बरसिंह है, इन्हें अजमेर का सूबेदार मल्लू खां क्या करता है? कैद कर लेता है। जिनको छुड़ाता कौन है? सातल छुड़ाता है। तो अब हम देखें, जो राव जोधा है उनके उत्तराधिकारियों में नाम आता है, उसमें नाम किन किन का आएगा? तो उत्तराधिकारियों में पुत्रों के रूप में नाम आता है सातल और सुजा का। किन का नाम आता है? सातल और सुजा का। तो अब अगला जो राव जोधा के बाद में शासक बनेगा वो कौन बनेगा? सातल देव। तो देखें, सातल देव के बारे में हम देखते हैं। तो बीकानेर के बाद राव जोधा के उत्तराधिकारी, हमारा जो टॉपिक क्या रहेगा? राव जोधा के उत्तराधिकारी। राव जोधा के
उत्तराधिकारी। तो टॉपिक के रूप में शासक कौन बनेगा पहला। अब राव जोधा के बाद में शासक कौन बनेगा? सातलदेव। सातलदेव कब किसके शासक बने हैं? मारवाड़ क्षेत्र के शासक बने हैं। और सातलदेव शासक बने कब? जिस समय राव जोधा है, राव जोधा 1489 के अंदर जो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में, यानी राव जोधा की डेथ कब होती है? 1489 के अंदर। हमने पिछली कक्षा में देख लिया था 1489 के अंदर शासक कौन बने? ये जो सातलदेव हैं। और ये 1492 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1492 के अंदर, जिस समय कोषाणा का युद्ध होगा, उस समय कोषाणा के युद्ध के अंदर सातलदेव घायल हो जाएंगे। और घायल होने के बाद में सातलदेव क्या होंगे? थोड़े दिन बाद में वीर गति को प्राप्त होंगे। तो यह शासक कब बने? 1489 में। 1489 ईस्वी के अंदर यह शासक बनते हैं। और 1489 से कब तक रहेंगे दोस्तों? 1492 ईस्वी तक शासक के रूप में रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1492 ईस्वी के अंदर जो इनकी क्या होगी? एक कोषाणा के युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त होंगे। हालांकि थोड़ा कुछ युद्ध जीत लिया है सातलदेव ने, उसके बाद में इनकी डेथ हुई थी। तो देखें हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? सातलदेव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सातलदेव हैं, उसके विषय में लिखा जाए तो पहले हम ये लिखते हैं, यह राव जोधा के बाद क्या बने? मारवाड़ के शासक बने। यह राव जोधा के बाद, राव जोधा के बाद मारवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के शासक बने। और ये किन के पुत्र थे? राव जोधा के पुत्र थे। किन के पुत्र थे? ये राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र थे। जोधा के पुत्र थे। अब हम देखते हैं सातलदेव हैं, ये राव जोधा के बाद क्या गए? मेवाड़ मारवाड़ का शासक बनते हैं। और ये राव जोधा के क्या थे? पुत्र थे। अब हम देखते हैं कोषाणा के युद्ध के बारे में, और साथ ही देखते हैं सातलदेव किस प्रकार अपनी उपलब्धियों के रूप में सातलमेर कस्बे का निर्माण करवाता है, सातलमेर कस्बा बसाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा सातलदेव की उपलब्धियां। सातलदेव की उपलब्धियां, सातलदेव की उपलब्धियां। सातलदेव की उपलब्धियों के बारे में हम देखें तो पहला हम टॉपिक यही देखते हैं कि सातलदेव हैं, इन्होंने क्या किया? एक सातलमेर कस्बा बसाया। किस कस्बे का निर्माण करवाया? एक सातलमेर कस्बे का निर्माण करवाया। तो सातलदेव ने, किन्होंने? सातलदेव ने सातलमेर कस्बा बसाया। सातलदेव ने क्या किया? सातलमेर कस्बा बसाया। यह हमने देखा है कि सातलदेव शासक बना, उसके बाद में इनकी कई उपलब्धियां आती है। उसमें एक इनका नाम देखते हैं कि सातलदेव ने क्या किया है? कस्बा बसाया। अब उसके बाद में देखें सातलदेव ने कोषाणा का युद्ध लड़ा था। कोषाणा के अंदर युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में ये क्या करते हैं? इनके काल में एक गुड़ला नृत्य आरंभ होता है। तो सातलदेव के याद में हम गुड़ला नृत्य के बारे में भी देखेंगे। सातलदेव ने कोषाणा का युद्ध 1492 के अंदर हुआ था। यह 1492 में जीत हासिल हुई।
इनके काल में मारवाड़ में, कहां पर, मारवाड़ में घुड़ला नृत्य आरंभ हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। मारवाड़ में घुड़ला नृत्य आरंभ हुआ। तो शातलमेर की उपलब्धियों के बारे में सबसे बड़ी उपलब्धि तो कौशाना का युद्ध की है। कौशाना का युद्ध यह जीत जाते हैं 1492 के वह है। और उसके बाद में दूसरा देखें तो इनकी घुड़ला नृत्य है, एक शातलमेर कस्बा बसाया। तो हम देखते हैं, अब पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज, अब कौशाना का युद्ध, और दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, घुड़ला नृत्य। इन दोनों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखें आगे वाला टॉपिक हम रूप में देखते हैं, क्या नाम आता है, कौशाना का युद्ध। कौशाना का युद्ध कब हुआ, 1492 में हुआ। कब हुआ, 1492 ईस्वी में। पहले देखते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि। युद्ध की युद्ध की पृष्ठभूमि में देखते हैं पहले दोस्तों। तो देखें, अब जिस समय मारवाड़ क्षेत्र के शासक थे कौन, शातलदेव। अब शातलदेव जिस समय शासक थे उसी समय क्या होता है, अजमेर के सूबेदार मलूक खां है, यह कहां पर आक्रमण करते हैं, मारवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। अब अजमेर के सूबेदार मलूक खां जिस समय आक्रमण करते हैं उस समय क्या होता है, एक कौशाना का युद्ध होता है। किन के साथ, शातल जो ये हम देखते हैं एक युद्ध होता है, ये कौशाना का युद्ध बाद हुआ है, किन के साथ, शातलदेव के याद एक युद्ध होता है। अब इस युद्ध के अंदर क्या होता है, ये अजमेर का सूबेदार मलूक खां पराजित हो जाता है। मलूक खां पराजित होकर यहां से भाग जाता है। अब भागता है तो इनके साथ में, मलूक खां के साथ में कौन था, एक मलूक खां का सेनापति घुड़ले खां था। घुड़ले खां भी अब क्या होता है, मलूक खां के साथ में भाग रहा है। अब भागते भागते ये क्या हुए, हारे हुए हैं। और ये भागते भागते पिंपाड़ सिटी के आसपास क्या करते हैं, पिंपाड़ क्षेत्र में गणगौर पूजन करती हुई 140 कन्याओं का अपहरण कर लेते हैं। और ये 140 कन्याओं का अपहरण करके क्या करते हैं, अजमेर चले जाते हैं। अब इन कन्याओं को ये अजमेर ले जाते हैं तो पीछे जैसे जानकारी किनको मिलती है, शातलदेव को। शातलदेव को जैसे ही जानकारी मिलती है तो इनकी भिड़ंत उन जो मलूक खां और घुड़ले खां के जो साथ कहां पर होती है, कौशाना। 1492 की बात है। 1492 के अंदर शातलमेर ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर हम देखें कि मलूक खां को फिर पराजित किया है। अब घुड़ले खां को भी पराजित कर लिया और घुड़ले खां की गर्दन काट दी है। और उन्हें 140 कन्याओं को क्या किया है, वहां से छुड़वा कर मारवाड़ क्षेत्र ले आया। अब साथ साथ में किन को ले आए, घुड़ले खां को ले गए। घुड़ले खां की कटी हुई गर्दन को लेके आ गए। और फिर क्या किया, शातलदेव ने उन गर्दन को, जिस गर्दन के अंदर भालों सिरियों से क्या थे, छेद थे, उस गर्दन को क्या किया, उस सिर को क्या किया, घुड़ले खां के सिर को उस कन्याओं को खेलने के लिए दे दिया। अब बताया जाता है कि वह कन्या क्या करने लगी, उस घुड़ले खां के सिर के साथ खेलने लग गई। अब वो एक फुटबॉल बना दिया उसको। अब ऐसे देखते हैं कि यह इस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा एक मनोरंजन टाइप दृश्य बन गया। इस कारण शातलदेव ने क्या किया, बोला कि यह तो एक इस प्रकार है, हम एक नृत्य करते हैं, नृत्य का नाम रखे गए घुड़ला नृत्य। अब ये घुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखें तो जिस समय घुड़ला नृत्य है ये शीतलाष्टमी से लेके, कब से, शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक किया जाता है। और यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक छिद्रित मटका होता है, उस मटके के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। फिर वह महिलाएं क्या करती हैं, उसको सिर पर ऊंचती हैं और फिर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। तो यह मारवाड़ क्षेत्र का घुड़ला नृत्य क्या है, जो प्रसिद्ध है। हम देखें मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो ये मारवाड़ के अंदर घुड़ला नृत्य होता है, इसमें जो सिर है, जो मटका बनाया जाता है, वो मटका घुड़ले खां के सिर का प्रतीक है। किन का प्रतीक है, घुड़ले खां के सिर का प्रतीक है। तो उसके बारे में, घुड़ला नृत्य के बारे में हम आगे देखेंगे। उससे पहले कौशाना के युद्ध के बारे में देखते हैं। तो एक समय क्या होता है,
मल्लू खां क्या करता है? आक्रमण करता है। मल्लू खां क्या करता है? आक्रमण करता है। अब किन पर आक्रमण करता है उसके बारे में देखें तो जब अजमेर के सूबेदार, अजमेर के सूबेदार मल्लू खां ने सेनापति घुड़ले खां के साथ मारवाड़ अभियान किया। कहां का अभियान किया? मारवाड़ अभियान किया। तब मारवाड़ के शासक कौन थे? शातलदेव। मारवाड़ नरेश शातलदेव ने मल्लू खां, किनको? मल्लू खां को बुरी तरह पराजित किया। बुरी तरह पराजित किया। हारे हुए मल्लू खां के सेनापति, मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां ने, किसने? घुड़ले खां ने, घुड़ला क्या करता है? यह भीमपाड़ क्षेत्र से महिलाओं का, यानी लड़कियों, कन्याओं का अपहरण कर लेता है। मल्लू खां, हरे हुए मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां ने पिंपाड़ क्षेत्र से, कहां से? पिंपाड़ क्षेत्र से 140 कन्याओं, कितनी? 140 कन्याओं को यह जो गणगौर खेल रही थी, गणगौर पूजन कर रही थी, गणगौर पूजन के दौरान कन्याओं का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। अब देखें 140 कन्याओं का कौन अपहरण कर लेता है? घुड़ले खां। अब होता क्या है? कोषाणा का युद्ध होता है। तो कोषाणा का इस समय क्या होता है? अब किन की यह खबर किन को पता चली है? अब शातलदेव को पता चली है। तो शातलदेव क्या करते हैं? शातलदेव ने (1492) में कोषाणा के युद्ध में घुड़ले खां को पराजित कर
कन्याओं को छुड़वाया है। कन्याओं को क्या किया? छुड़वाया। तो देखें, शातल देव ने 1492 में कौशाना के युद्ध में गुडलेख को पराजित कर कन्याओं को छुड़वा लिया है। अब देखें नेक्स्ट इससे बाद में, युद्ध के बाद कौशाना युद्ध विजय के बाद कौशाना युद्ध विजय के बाद क्या होता है देखें। शातल देव कौशाना युद्ध में विजयी रहते हैं। तो कौशाना युद्ध में घायल हो गए थे। कौशाना युद्ध में घायल हो गए थे। जिनका 1492 में निधन हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि शातल देव हैं, यह कौशाना युद्ध के अंदर क्या हुए? घायल हो गए थे। इस कारण 1492 के अंदर ही शातल देव का क्या हो गया? निधन हो गया। अब हम देखते हैं शातल देव ने क्या किया था? गुड़ला नृत्य आरंभ किया था। तो अब देखें, शातल देव की याद में, यानी घुड़ले का वध किया था तो घुड़ला नृत्य हुआ। शातल देव की याद में घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध हुआ। मारवाड़ क्षेत्र का घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध हुआ। इनका जो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध हुआ, यानी घुड़ला को क्या किया? इन्होंने नृत्य करवा दिया, मार दिया उसको, और उसे जो कन्याओं का जो अपहरण किया था उस कन्याओं को छुड़वा लिया। 140 कन्याओं का किन्होंने? शातल देव ने। तो हमने देखा है कौशाना का युद्ध। कौशाना का युद्ध कब हुआ और ये किन किन के मध्य हुआ, उनके बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौशाना के युद्ध के बाद हम देखते हैं विजय के बाद क्या होता है? घायल शातल देव का निधन हो जाता है और इस शातल देव की याद में घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध हुआ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य तो यह नृत्य कब से कब तक किया जाता है? शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। तो देखें, यह नृत्य शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। गणगौर तक किया जाता है। यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है।
हमने क्या पढ़ा है कि शीतलाष्टमी से गणगौर तक घुड़ला नृत्य किया जाता है, यह शातल देव की याद में किया जाता है। और साथ साथ में यह मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। बात आती है कैसे किया जाता है, तो महिलाएं क्या करती है, एक छिद्रित मटका लेती हैं, उस मटके के अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो वो छिद्रित मटका क्या करती है, अपने सर पर रखती है, उस मटके के अंदर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है और फिर वो नृत्य करती है। अब वो मटका किन का प्रतीक है, गुड़ले खां का प्रतीक है। ये याद किसकी याद में किया जाता है, तो याद रखना शातल देव की याद में किया जाता है। तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटका रखकर तथा मटके में दीपक प्रज्वलित करके किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो हमने देखा है कि यह नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटका रखकर उस छिद्रित मटके में दीपक होता है और फिर किया जाता है। और यह नृत्य शातल देव की याद में किया जाता है। याद में किया जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं भी मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध यह नृत्य है, इसके अंदर जो मटका होता है वो किन का प्रतीक है, गुड़ले खां का प्रतीक है। इसमें छिद्रित मटका गुड़ले खां का प्रतीक है। गुड़ले खां का प्रतीक है। तो देखें हमने क्या क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ के अंदर जो सामंती प्रथा के बारे में, राव जोधा के पुत्रों के बारे में, राव जोधा के उत्तराधिकारियों के बारे में। राव जोधा के उत्तराधिकारी में पहला हमने शातल लिया, फिर सुजा है, फिर निम्बा है, फिर दूधा है, फिर बरसिंह है, फिर रावबिका है। यानी शातल, सुजा, निम्बा, दूधा, बरसिंह, बिका, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो राव जोधा के पुत्रों का परिचय लिया है, उसमें हमने देखा शातल देव है, ये राव जोधा के बाद में मारवाड़ के शासक बने। शातल देव के बाद में सुजा शासक बने। फिर बात आती है निम्बा और दूधा की। निम्बा को सोजत दिया जाता है और दूधा को क्या दिया जाता है, मेड़ता क्षेत्र दिया जाता है। इन दोनों को अलग अलग दो जागीरें प्रदान की गई। उसके बाद में हम नाम लेते हैं बरसिंह का। बरसिंह को एक समय अजमेर के सूबेदार मलूक खान ने क्या किया, कैद कर लिया। कैद करने के बाद हम देखते हैं छुड़ाया किसने, शातल देव ने। किसने छुड़ाया, शातल ने। हमने अभी पढ़ा था कि यह जो शातल देव हैं, इनका किन के साथ, उस अजमेर के मलूका के साथ युद्ध भी होता है। उसके बारे में भी देखा, जिस युद्ध का नाम था कोषाणा का युद्ध। क्या नाम था, कोषाणा का युद्ध। अब देखें राव बीका छठे पुत्र के रूप में हमने यहाँ देखा है। इन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की, जिनके बारे में हम बीकानेर के राठौड़ वंश में पढ़ेंगे। अब उसके बाद में राव जोधा के उत्तराधिकारियों का हम नाम लेते हैं शातल देव का। यानी कहने का मतलब है आज हमने शातल देव के बारे में पढ़ा है। शातल देव कब से कब तक शासक के रूप में रहे, 1419 से 1492 तक शासक रहे हैं। शातल देव ये कौन थे, ये राव जोधा के पुत्र थे और ये जोधा के बाद मारवाड़ के शासक बने थे।
उसके बारे में हम देखें बाद में। सातल देव की मुख्य मुख्य उपलब्धियों में पहली उपलब्धि यह है कि सातल देव ने सातलमेर कस्बा बसाया। उसके बाद में इन्होंने कौसाना का युद्ध भी किया है। कौसाना के युद्ध में क्या हुआ, इनको विजय हासिल हुई है। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो अजमेर जो ये मारवाड़ क्षेत्र है, इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं एक नृत्य आरंभ करते हैं जिनका नाम क्या रखा जाता है, घुड़ला नृत्य। अब उसके बाद में आगे देखें तो हमने पहले पढ़ा कौसाना के युद्ध के बारे में। यह युद्ध हुआ तो 1492 में हुआ। युद्ध की पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा कि अजमेर का एक सूबेदार था, नाम था उसका मल्लू खां। क्या नाम था, मल्लू खां। अब मल्लू खां ने क्या किया, मल्लू खां ने हम देखें मल्लू खां ने क्या किया, मल्लू खां ने जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां पर अभियान किया। अब मल्लू खां ने क्या किया, मारवाड़ क्षेत्र पर अभियान किया और मारवाड़ क्षेत्र पर अभियान करते हैं, लेकिन यहाँ एक वीर योद्धा है सातल देव, वो इसे पराजित कर देते हैं। अब जैसे ही मल्लू खां पराजित होता है तो मल्लू खां अपने सेनापति घुड़ले के साथ में क्या करता है, यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते ये क्या करता है, पिंपाड़ क्षेत्र आता है। कहाँ आता है, पिंपाड़ क्षेत्र। और पिंपाड़ क्षेत्र के अंदर गणगौर पूजन करते हुए 140 कन्याओं का, कितनी कन्याओं का, 140 कन्याओं का, 140 कन्याओं का क्या करते हैं, ये अपहरण कर लेते हैं। कौन अपहरण कर लेते हैं, मल्लू खां। अब मल्लू खां का सेनापति है घुड़ले खां, वो करता है अपहरण। अब मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां जैसे ही अपहरण करके अजमेर की तरफ आगे बढ़ा है, उतनी देर में सातल देव को सूचना मिली और सातल देव क्या करता है, कौसाना के स्थान पर, कौसाना नामक स्थान पर किससे भिड़ जाता है, उस घुड़ले खां से। और घुड़ले खां को क्या करता है, बुरी तरह पराजित करता है, घुड़ले खां का सिर काट देता है। और 1492 के अंदर क्या करता है, उन कन्याओं को भी छुड़वा लेता है और साथ साथ में क्या करते हैं, घुड़ले खां को यहाँ से लेके मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा कि अब वो घुड़ले खां को कहाँ लेके आए, मारवाड़ क्षेत्र। वो कटी हुई गर्दन जो उस लड़कियों को, कन्याओं को दे दी गई और वे भोली भाली कन्या उसको फुटबॉल जैसा बना के खेलने लगी। ऐसा माना जाता है कि उसी समय एक इस दृश्य को देख के हमें सातल देव ने क्या किया, घुड़ला नृत्य आरंभ किया। कौन सा नृत्य आरंभ किया, घुड़ला नृत्य आरंभ किया। कौन सा किया, घुड़ला नृत्य। और इसी सातल देव का कौसाना के युद्ध में जो ये पूरी तरह घायल होते हैं तो 1492 में युद्ध के पश्चात क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। उसके बाद में हमने क्या देखा, घुड़ला नृत्य के बारे में। घुड़ला नृत्य के बारे में देखा तो घुड़ला नृत्य में हमने यह पढ़ा है, घुड़ला नृत्य में क्या पढ़ा कि ये शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यह नृत्य किन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। किन के द्वारा, महिलाओं द्वारा। उसके बाद में यह भी होता कैसे है तो बताया, महिलाएं क्या करती हैं, सिर पर, कहां पर, सिर पर एक छिद्रित मटका रखती है और उसमें क्या करती है, दीप प्रज्वलित करती है और फिर क्या करती है, नृत्य करती है। और यह सातल देव है, उनकी याद में किया जाता है। और यह हम देखें, ये छिद्रित मटका है ना, ये घुड़ले खां का प्रतीक है। किन का प्रतीक है, घुड़ले खां का प्रतीक है। तो साथियों, हमने किन के बारे में पढ़ा आज, राव जोधा के बाद में सातल देव के बारे में, मारवाड़ के शासक के रूप में हुए थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। आगे हम सातल देव के बाद में सातल देव के उत्तराधिकारी के रूप में सुजा का अध्ययन करेंगे। उससे आगे क्रमबद्ध इस प्रकार शासकों का अध्ययन करते रहेंगे। तो कल हमने जोधा के बारे में पढ़ा, आज हमने सातल देव के बारे में पढ़ा, आगे सातल देव के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आप ये जो अपने एसपीवीएम चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आप बराबर लगातार नियमित रूप से कक्षाएं देखते रहें। हम पूरे जो मारवाड़ क्षेत्र का ही नहीं, पूरे राजस्थान के जितने भी इतिहास हैं, उसके जितने भी राजवंश है उनका, और राजस्थान का इतिहास है उसका हर टॉपिक है उसका बखूबी गूढ़ एकदम चिंतन करते हुए अध्ययन करेंगे। तो आप इस हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।